बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। शेख साहब एक शादी में शिरकत करने के लिए जा रहे थे। अचानक इनके माला के हाथ से पानी का पाइप फिसला और सारे का सारा पानी शेख साहब के कमीज़ पर आया और कमीज़ गीली हो गई। माला को अपनी गलती का एहसास हुआ और शेख के पैरों में गिर गया। शेख साहब गुस्से में पागल हो चुके थे। इसने अपने गार्ड से कहा कि अभी के अभी इस माली को धक्के देकर घर से निकाल दो। शेख साहब ने अपनी कमीज़ बदली और फिर शादी में शिरकत करने के लिए रवाना हुए। शादी की तकरीब में शेख साहब की नज़र एक अखबार के टुकड़े पर पड़ी तो वो तकरीब छोड़कर वापस घर की तरफ भागे और इस माली को ढूंढने के लिए निकल पड़े। गार्ड ने इनसे ढूंढने की वजह पूछी तो शेख ने अपने गार्ड को बताया कि शादी में एक भुनी हुई मुर्गी अखबार में लिपटी थी। मेरी जब नज़र अखबार के टुकड़े पर पड़ी तो इस पर लिखा था कि मेरी एक अजीब आदत थी कि मुझे जहाँ भी अखबार का टुकड़ा मिलता मैं इसको पढ़ना शुरू कर देता। इस आदत की वजह से मुझे बहुत सारे लोगों ख़ुसूसन अपने दोस्तों की बातें सुनने पड़ी, लेकिन मैं अपनी इस आदत को ख़त्म ना कर पाया। वैसे तो मैं बहुत सी तहरीरें पढ़ चुका था मगर एक तहरीर ने मेरी ज़िंदगी बदल डाली। मैं एक बाज़ार से गुज़र रहा था कि ताज़ा जलेबियों की महक ने मुझे अपनी तरफ मतवज्जो किया। हलवाई ने मुझे एक अखबार के टुकड़े में ताज़ा जलेबियाँ पेश की। जलेबियाँ खाने के बाद मेरी नज़र एक कालम पर पड़ी। कालम निगार का नाम तो मुझे याद नहीं मगर जो तहरीर लिखी थी वो लाजवाब थी। मैंने ज़िंदगी में पहले ऐसी तहरीरें नहीं पढ़ी थी। इसमें लिखा था कि शेख साहब एक दफ्तर में मामूली सा मुलाजम था। कुछ दिनों बाद इसके दिन ऐसे फिरे कि इस दफ्तर में साहब को पसंद आ गए। फिर इस साहब की फैमिली का हिस्सा भी बन गए क्योंकि शेख साहब की शादी साहब की बेटी के साथ तय हो गई। कुदरत शेख पर मेहरबान हो गई। दिन रात तरक्की के मराज़र तय करते हुए एक दुकान से एक मार्केट, फिर मार्केट से कई फैक्ट्रियों के मालिक बन गए। दुन माल दौलत शेख पर बरसता रहा। अल्लाह ताला ने शेख साहब को 2 चांद जैसे बेटे अता किए। पहले तो शेख साहब एक किराए के मकान में रहते थे, इसके बाद एक मकान में शिफ्ट हो गए। इसके बाद लाहौर के इंतहाई महंगे इलाके में 2 किनाल पर मुश्तमिल एक बहुत बड़ा बंगला तमीर करवाया। माली की ज़रूरियात पेश आई तो शेख साहब ने अपने बच्चों और बीवी से कहा कि मैं किसी नौजवान को इस घर का माली नहीं ठहरा सकता, मुझे माली के लिए एक बुजुर्ग की तलाश है। इसके बाद काफ़ी देर सोचने के बाद शेख साहब ने चकवाल से आए हुए सुल्तान को अपनी फैक्ट्री से हटाकर घर के माली के तौर पर रख लिया। इसकी तनख्वाह माहाना 10,000 रुपये मुकर्रर हुई। सुल्तान एक बुजुर्ग था और शेख साहब के मुताबिक एक शरीफ इंसान था जो अपने काम से काम रखता था। घर में फूलों और पौधों की हिफाजत बेहतरीन तरीके से करता था। सुल्तान ना किसी से अदावत रखता ना किसी किस्म की दुश्मनी झगड़ा, हर लिहाज से एक आइडियल शख्स था जो शेख साहब को दरकार था। एक दफ़ा शेख साहब जल्दी से दफ्तर से वापस घर आए, फिर गाड़ी बाहर खड़ी कर दी क्योंकि वहाँ से शेख साहब को एक दोस्त की शादी में शिरकत करना थी। वक़्त बहुत कम था इसलिए शेख साहब ने जल्दी से कपड़े तब्दील किए और वापस गाड़ी में बैठने लगा। घर के दखली दरवाजे पर ना जाने ऐसा क्या हुआ कि सुल्तान के हाथ से पानी का पाइप फिसल गया और वो पौधों को पानी लगा रहा था। पाइप का पानी शेख साहब की कमीज़ पर आया और सारी कमीज़ गीली हो गई। सुल्तान ने जब ये देखा तो वो खौफ से लाल पीला हो गया और हाथ जोड़कर शेख साहब माफ़ी मांगने लगा कि सरकार मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मगर शेख साहब से पागल हो चुका था, इसे सुल्तान की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। शेख का दिमाग आसमान पर था। इसने खड़े खड़े ही सुल्तान को नौकरी से फारग कर दिया और कहा कि जब मैं शादी से वापस आऊँ तो मुझे घर में नज़र मत आना। अगर तुम नज़र आ गए तो फिर मैं तुम्हारे साथ जो सलूक करूँगा वो तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। सुल्तान बदस्तूर शेर के कदमों में रहा और माफ़ी मांगने में मसरूफ़ रहा। शायद इसका दिल पिघल जाए, शायद इससे सुल्तान पर रहम आ जाए, इसकी सफ़ेद दाढ़ी पर तरस आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। शेख साहब गाड़ी में बैठकर शादी हाल की तरफ रवाना हुआ जबकि सुल्तान अपनी जगह पर बैठा रहा। सिक्योरिटी गार्ड ने सुल्तान से कहा कि बेहतर यही है कि तुम खुद यहाँ से चले जाओ, मैं नहीं चाहता कि उम्र के इस हिस्से में तुझे धक्के देकर घर से निकालूं।
سلطان نے اس گھر سے جانے سے کہنے لگا کہ میں صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ صاحب ابھی غصے میں تھے، لیکن مجھے امید ہے کہ صاحب کا غصہ جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب وہ شادی سے واپس آئیں گے تو پھر مجھے معاف کر دیں گے۔ شیخ صاحب شادی میں پہنچے تو ابھی کھانے میں دیر تھی۔ شیخ صاحب نے اپنے گارڈ کو فون کیا کہ وہ بوڑھا ابھی گیا ہے یا نہیں۔ اسے بتایا کہ وہ ابھی ادھر آس لگا کر آپ کے گھر ہی بیٹھا ہوا ہے، وہ یہاں سے نہیں جائے گا جانے والا۔ شیخ صاحب نے سختی سے گارڈ سے کہا کہ اسے دھکے دے کر یہاں سے روانہ کرو، اگر وہ ادھر رہا تو میں تجھے نوکری سے فارغ کر دوں گا۔ یہ سن کر گارڈ خوف زدہ ہوا اور اپنی نوکری کی خاطر بوڑھے سلطان کو دھکے دینے لگا۔ سلطان نے اپنے پرانے مختصر سے کپڑوں کو ایک گٹھری میں ڈالا اور اس کے بعد ننگے پیر وہاں سے روانہ ہوا۔ کھانا شروع ہوا تو اس میں مختلف قسم کی ڈشز تھی۔ خاص مہمانوں کے لیے خاص قسم کی ڈشز پکائی گئی تھی۔ شیخ صاحب کو ایک بھونی ہوئی مرغی پیش کی گئی جو ایک اخبار میں لپٹی ہوئی تھی۔ اخبار کے ایک صفحے پر لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی مخلوق پر رحم کرتے ہیں۔ شیخ صاحب نے دل میں سوچا کہ اس نے سلطان کو تو معاف نہیں کیا، حالانکہ اس سے تو کوئی بڑی غلطی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ شادی سے واپس آیا تو گارڈ سے کہا کہ سلطان کہاں ہے؟ گارڈ نے اسے بتایا کہ آپ کے حکم کے مطابق میں نے اسے گھر سے نکال دیا۔ وہ سلطان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا تو رستے میں کال آئی کہ سر دفتر میں ایک اہم میٹنگ ہے، آپ کو ابھی آنا پڑے گا۔ شیخ صاحب کی اس فیکٹری میں کلائنٹس نے بہت میٹنگ ارینج کی تھی۔ مینیجر کے بتانے پر شیخ صاحب نے گاڑی ٹرین کی فیکٹری کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ میٹنگ 2 سے 3 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس میں کچھ نئے معاہدے ہوئے۔ میٹنگ کے بعد شیخ صاحب کچھ تھک چکے تھے۔ اسے ابھی یہ بھی یاد نہ آیا کہ کچھ دیر پہلے اس نے سلطان کے ساتھ کیا کیا۔ شاید نئے کلائنٹس کے ساتھ کیے گئے معاہدوں میں وہ اس قدر خوش تھا کہ اسے سلطان کی یاد نہ آئی۔ وقت جیسے جیسے گزر رہا تھا، شیخ کو کاروبار میں عروج حاصل ہو رہا تھا، اور ایک ایسا عروج جو ہر کاروباری کی خواہش ہوتا ہے۔ پھر اچانک شیخ صاحب کے کاروبار میں ٹھہراؤ سا آ گیا۔ کاروبار میں ترقی کی رفتار پہلے سے کم ہونے لگی، لیکن شیخ صاحب اپنی زندگی میں بہت مطمئن تھے۔ اسے کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ کچھ دنوں بعد شیخ کا بڑا بیٹا بلاول اس کے پاس آیا اور اس خواہش کا اظہار کیا کہ وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنی ایک کلاس فیلو کو پسند کرتا ہے۔ شیخ اپنے بیٹے کی اس بات پر خوش ہوا کیونکہ دل ہی دل میں شیخ صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ اس کے بڑے بیٹے کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے پوتوں کے ساتھ کھیلے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ تم نے اپنا ہمسفر منتخب کیا، لیکن میں اس لڑکی سے ایک بار ضرور ملوں گا تاکہ میرا دل اطمینان حاصل کر سکے۔ شیخ صاحب کی بہو کوئی عام لڑکی تو نہیں ہونی چاہیے، ضرور اس میں کوئی نہ کوئی خاص بات ہونی چاہیے۔ اس کے بعد شیخ صاحب نے اس لڑکی سے ملاقات کے پھر اسے دیکھ کر خوش ہوا کیونکہ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ذہین لڑکی تھی۔ شیخ صاحب نے اپنے بیٹے بلال کا ماتھا چوما اور کہا کہ مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے، تم نے ایک ایسی ہمسفر تلاش کی جو لاکھوں میں ایک ہے۔ بلال کی اس لڑکی کے ساتھ منگنی طے ہوئی اور اگلے مہینے کی 10 تاریخ کو شادی تھی۔ ایک دفعہ شیخ کی اپنی فیکٹری کے ملازموں سے کال وصول ہوئی کہ فیکٹری کو اچانک آگ نے پکڑ لیا۔ شیخ فوری فیکٹری کی طرف روانہ ہوا تو اس نے دیکھا کہ تقریباً پوری کی پوری فیکٹری جل چکی تھی۔ 2-3 ملازم بھی جل کر وفات پا چکے تھے، باقی زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ شیخ صاحب بہت افسردہ ہوئے کیونکہ یہ پہلا موقع تھا جب شیخ صاحب کو مالی لحاظ سے نقصان ہوا تھا، وہ بھی قدرت کی طرف سے، کیونکہ آگ کسی شخص کی غلطی کی وجہ سے نہیں لگی تھی بلکہ مشینری کا فالٹ تھا۔ شیخ صاحب کو ایک ہی دن میں کروڑوں کا نقصان ہو چکا تھا۔ کاروبار میں نقصان آنا شروع ہوا تو شیخ صاحب کے ماتھے پر بھی بل آنا شروع ہو گئے۔ ابھی 2 دن ہی گزرے تھے کہ شیخ صاحب پر ایک اور قیامت ٹوٹ پڑی، جبکہ بڑا بیٹا بلال اپنے دوستوں کے ساتھ مری میں گھومنے کے لیے گیا تھا۔ واپس آ رہا تھا کہ ایک حادثے کا شکار ہو گیا اور موقع پر
मौके पर जान बहक हो गया। अब शेख की कमर टूट चुकी थी। ये कैसा सदमा था जिसके बारे में इसने सोचा नहीं था। बलाल इसकी जान थी। वो अपने बड़े बेटे से बहुत मोहब्बत करते थे और कुछ ही दिनों बाद इसकी शादी भी थी। कई दिनों तक अब शेख का ध्यान कारोबार की तरफ ना आ सका, मगर वक्त एक बहुत बड़ी मरहम है। वक्त के साथ साथ शेख के जख्मों पर मरहम लग गया और फिर सुलझने लगा, मगर शेख का कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था। शेख साहब ने 2 कनाल की कोठी बेच दी, फिर 10 मरले की अवामी की तराज की तरह एक घर में रहने लगे। जब अकल के कुछ पल्ले ना पड़ा तो पैर फ़कीरों के हाँ चले गए। शायद किसी का कोई मशवरा दुआ इसके काम आ जाए और इसकी बिगड़ी हुई ये ज़िंदगी फिर से संवर जाए। बाकी का कारोबार को बचाकर कुछ प्रॉपर्टी रहन रख कर बैंक से कर्जा ले लिया। छोटे बेटे को एक छोटा सा कारोबार करके दिया। बदकिस्मती से के छोटे बेटे के जो पार्टनर थे वो देखने में तो दोस्त थे, लेकिन वो दगाबाज निकले। उन्होंने शेख साहब के छोटे बेटे को धोखा दिया और सारे पैसे हड़प कर गए, जो वापस भी ना कर सका। शेख साहब की उम्र अभी 60 बरस नहीं हुई थी कि चारपाई पर आगे इंतहाई कमज़ोर हो गए। इंसान को गम वैसे भी कमज़ोर कर देता है। शेख साहब 1 साल के अंदर बिल्कुल बदल चुके थे। दाढ़ी के तमाम बाल सफ़ेद हो चुके थे, ना किसी से बात करते थे, मुसलसल परेशान रहने लगे। एक दफ़ा शेख साहब ने इसका दोस्त मिलने आया। इसका नाम राजा आरफ था। इसने शेख साहब को जब इस हालत में देखा तो रोने लगा। इसे शेख साहब पर अफसोस हुआ और इनसे पूछा कि ये सब कैसे हुआ। शेख साहब ने अपने दोस्त को बताया कि राजा साहब, मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या हुआ है। अब कुछ साल पहले की बात है कि मैं इस शहर का सबसे कामयाब तरीन कारोबारी शख्सियत माना जाता था, लेकिन इसके बाद मुझ पर ऐसा जवाल आया कि अभी तक जारी है। माली लिहाज से तो मैं कमज़ोर हो चुका हूँ, अब जिस्मानी लिहाज से भी बेहद कमज़ोर हो चुका हूँ और मेरा रात को गोलियां खाकर नींद नहीं आती। राजा साहब ने शेख साहब को तसल्ली दी और कहा कि 2 दिन बाद इंडिया से एक बुजुर्ग आ रही है। वो बड़ी पहुंची हुई हस्ती है, अल्लाह वाले हैं, इनके पास ज़रूर जाइएगा। दाता साहब के पास ही चंद दिन के लिए वो यहाँ लाहौर में क्याम करेंगे। शेख साहब इस बुजुर्ग का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। एक ऐसा शख्स जो हर तरफ से नाउम्मीद हो चुका हो। उम्मीद की छोटी सी किरण भी इसके लिए ताकत का सबब बनती है। यही वजह थी कि शेख साहब को इस बुज़ुर्ग का बहुत इंतज़ार था। जब वो बुज़ुर्ग लाहौर में तशरीफ़ ले आए तो शेख साहब इनसे मुलाकात के लिए रवाना हुए। इनके यहाँ हाज़िरी दी, अपना मसला बयान किया। मसला बयान करते वक्त शेख साहब की आंखों से आंसू जारी थे। बुज़ुर्ग ने शेख साहब का मसला सुना और इसके बाद कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद की। कुछ देर मरकबे की कैफियत में रहे, फिर इसकी आंखें खुली। शेख को देखा और कहा कि सुल्तान को घर से क्यों निकाला था। शेख की सर पर गोया एक क़यामत ही टूट पड़ी थी। आंखों से आंसू की ना थमने वाली लड़ी जारी हो गई। शेख इस बुज़ुर्ग के पैर गिर गया और माफ़िया मांगने लगा। बुज़ुर्ग ने शेख को अपने पैरों से उठाया, अपने सामने बैठाया और कहा कि शेख साहब, मेरी बात गौर से सुनो। परवरदिगार आलम राज़िक है, वो रिज़्क देने वाला है, लेकिन इसका वसीला इंसान को ही बनाता है। ऊपर से नीचे आधे पानी की तकसीम जिस तरह नहरों, नदियों, नालों में होती है, ठीक इसी तरह रिज़्क की तकसीम होती है। परवरदिगार के नज़दीक हम में से हर एक शख्स एक वसीला है किसी और के रिज़्क का। अगर आप इनका वसीला बनते हैं, इनकार कर दोगे, तुम्हारे हिस्से का वारिस जो इसके वसीले से तुम्हें बतौर मुआवजा मिल रहा था वो भी ख़त्म हो जाएगा। तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए सुल्तान के इन 10,000 रुपये की वजह से मिल रहे थे। तुमने सुल्तान के 10,000 रोक लिए तो ऊपर वाले ने तुम्हारा मुआवजा भी ख़त्म कर दिया। अब जाओ और सुल्तान को ढूंढो, अगर वो मान जाए तुझे माफ़ कर दे तो तुम्हारे दिन फिर से फिर जाएंगे। शेख कुत्ता दुनिया में लुट चुकी थी। वो घर आया, पुराने कागजात देखे, कहीं सुल्तान का अता पता शनाख्ती कार्ड मौजूद होगा। कुछ ना मिला तो शेख दीवाना चकवाल जाने वाली बस में सवार हो गया और इसके बाद चकवाल जा पहुंचा। छोटे बेटे को बाप की रवानगी का इल्म नहीं था। वो परेशान हुआ और बाप को दर बदर ढूंढने लगा। चकवाल में भी शेख साहब को सुल्तान
ना मिला तो वह मायूस हुआ। छोटा बेटा बाप को ढूंढता ढूंढता चकवाल आया तो देखा कि शेख साहब एक जगह बैठे रो रहे हैं। बेटा बाप को वापस लाहौर ले आया, मगर अब शेख के दिल को सुकून ख़त्म हो चुका था। इसे अपनी आंखों के सामने हर वक्त सुल्तान नज़र आ रहा था। वो इस लम्हे को बार बार याद कर रहा था और सता रहा था कि जब सुल्तान सफ़ेद दाढ़ी वाला सुल्तान इसके सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हुई है, यह पानी मैंने जानबूझकर आप पर नहीं फेंका। कुछ दिन बाद शेख साहब दोबारा घर से गायब हो गए तो बेटे को मालूम था कि इसका बाप कहाँ गया है। चकवाल पहुंचा तो देखा कि कब्रिस्तान के साथ इसका बाप अपने सर पे खाक डाल रहा है और चीख चीख कर कह रहा है कि सुल्तान तू कहाँ है? सुल्तान मुझे एक दफ़ा तो नज़र आ जाता, तुझसे माफ़ी मांग सकूं। सुल्तान मुझे मरने से पहले एक दफ़ा माफ़ी मांगने का मौका तो दे दे। बाप की ये हालत देखकर बेटे की आंखों में आंसू आ गए। रोता हुआ बाप को दोबारा अपने साथ ले आया। चंद दिन बाद शेख का इंतकाल हो गया। कालम निगार ने लिखा है कि मेरे दोस्त भी एक चपड़ासी को फारग करने के बारे में सोच रहा था कि वो बहुत सुस्त है, ठीक से काम नहीं करता। मैंने अपने दोस्त को मना किया कि जा वो चपड़ासी को मत निकालना, वो गरीब है, ज़रूरतमंद है, इसका रिज़्क तुम्हारे रिज़्क के साथ जुड़ा है। अल्लाह ताला इसे कहीं और से अता कर देगा, क्योंकि इसके पास वसीला बनाने के लिए किसी चीज़ की कमी नहीं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे इस मुआवजे वाली नेमत से भी तुम महरूम हो जाओ। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको अच्छी वीडियो सुनने को मिले। अल्लाह हाफिज़।